एक ऐसी जगह जहाँ कई एम्पायर्स ने आखिरी सांस ली। एक ऐसी कंट्री जिसे अमेरिका और यूएसएसआर जैसे सुपर पावर्स भी नहीं हरा पाई। जहाँ हर महान जंगजू ने कदम रखा लेकिन लौट के कभी वापस नहीं गया। एक ऐसी कंट्री जिसे कोई भी नहीं हरा पाया। क्या आप जानते हैं अफगानिस्तान को यह टाइटल कहाँ से मिला? तो आइए आज मिलकर इस वीडियो में जानते हैं अबाउट द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। अफगानिस्तान जियोग्राफिकली दुनिया के मंच पर एक छोटा सा देश, लेकिन इसका इतिहास इतना गहरा है कि हर समय के ताकतवर अंपायर ने इस पर राज करने की कोशिश की, लेकिन इस मिट्टी ने कभी किसी को अपना मालिक नहीं माना। इस वीडियो में हम देखेंगे उन साम्राज्यों का सफर जो यहाँ आए, अलेक्जेंडर से लेकर अमेरिका तक। हर एक ने अपनी ताकत लगाई, लेकिन अफगानिस्तान का दिल जीतना किसी के बस में नहीं था। ये कहानी स्टार्ट होती है ईयर 550 बीसी में, जब साइरस द ग्रेट पर्शियन किंग पर्शियन एम्पायर एस्टेब्लिश करता है। वक्त के साथ साथ पर्शियन एम्पायर मजबूत और एक्सपेंड होता गया। इजिप्ट, सीरिया, इराक, ईरान और तुर्की को इन्वेड करने के बाद पर्शियन किंग का अगला टारगेट था अफगानिस्तान। पर्शियन की सक्सेसफुल इन्वेजन के बाद अफगानिस्तान पर भी पर्शियंस का राज आ जाता है और पर्शियन कल्चर धीरे धीरे अफगानिस्तान में ग्रो करने लगता है और इसका मुख्य कारण बनता है पर्शियन एम्पायर। अफगानिस्तान में इस पर्शियन रूल को जैसे जैसे वक्त बीतता है तो धीरे धीरे कुछ बैटल्स हारने के कारण और इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स के कारण पर्शियन एम्पायर का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और इसके चलते ईयर 330 बीसी में अलेक्जेंडर द ग्रेट साइरस के एम्पायर पर हमला कर देता है और पूरे एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर देता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद पर्शियन एम्पायर भी इस ग्रेवयार्ड का हिस्सा बन जाता है। इसके बाद आता है ईयर 330 बीसी, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान ने अफगानिस्तान के पहाड़ों में कदम रखा। उस समय अफगानिस्तान पर लोकल ट्राइब्स का कंट्रोल था। अलेक्जेंडर ने सोचा था कि ये जीत आसान होगी, लेकिन अलेक्जेंडर इस बात से अनजान था कि यहाँ के लोग सिर्फ जंग लड़ते नहीं बल्कि मरने के लिए भी तैयार होते हैं। गुरिल्ला वारफेयर अफगानिस्तान के लोगों का असली हथियार। अफगानिस्तान योद्धा पहाड़ों में छुप जाते, अचानक हमला करते और फिर गायब हो जाते। इस दौरान अफगानिस्तान की सीरिया में बहुत सी जंगें लड़ी जाती हैं और इसी दौरान अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पेशावर को भी इन्वेड कर लिया और ईयर 326 बीसी में द बैटल ऑफ झेलम लड़ी गई और बहुत सी बैटल्स के बाद अलेक्जेंडर एक बहुत बड़े रीजन को इन्वेड करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। बट हिस्ट्री एक बार फिर से रिपीट होती है। अलेक्जेंडर की सेना ने कई युद्ध जीते, लेकिन उनकी थकान उनकी हार बन गई और आखिरकार अलेक्जेंडर द ग्रेट का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। इसके बहुत से रीजन रहे, लेकिन सबसे मुख्य कारण रहा अलेक्जेंडर एक बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया को कंट्रोल करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्सिटीज और अफगानिस्तान के रफ एंड चैलेंजिंग लैंड ने अलेक्जेंडर की आर्मी को सर्वाइव करने में बहुत सी मुश्किलें दी। रफ एंड हार्ड वेदर और लोकल ट्राइब्स ने मिलकर अलेक्जेंडर की आर्मी को इंटरनली वीक कर दिया और आखिरकार एक और बड़ा अंपायर इस ग्रेवयार्ड में दफन हो गया। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इस हार के बाद कहा था, मे गॉड कीप यू अवे फ्रॉम द वेनम ऑफ कोबरा, द टीथ ऑफ टाइगर एंड द रिवेंज ऑफ अफगान्स। फिर आता है साल 305 बीसी, मौर्यान्स एम्पायर। बुद्धिज्म के फ्लोवर मौर्यान्स एम्पायर साउथ अफगानिस्तान को इन्वेड करते हैं और करीब 300 साल तक रूल करते हैं, लेकिन आखिरकार ये भी ग्रेवयार्ड का एक हिस्सा बन जाते हैं। इसके बाद आते हैं कुशान्स। फर्स्ट सेंचुरी में कुशन्स एम्पायर ने भी अफगानिस्तान पर रूल किया और इस रूल के दौरान सिल्क रूट से ट्रेड किया गया और अफगानिस्तान को एशियन इन्फ्लुएंस और एशियन कल्चर मिला। मगर ज़्यादा टाइम तक ये एम्पायर भी नहीं टिक सका और ग्रेवयार्ड का एक हिस्सा बनकर रह गया। इसके बाद कई बड़े एम्पायर्स जैसे सेशेनियंस और अरब्स ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया, मगर सबका नतीजा एक ही रहा और सभी इन्वेडर्स ग्रेवयार्ड में दफन होते गए।
फिर स्टोरी में एंट्री होती है मंगोल इन्वेजन्स। गेंगिस खान, जिसको आप लोग चंगेज खान के नाम से जानते हैं, गेंगिस खान साल 1221 में अफगानिस्तान पर हमला करता है और इसी के चलते मंगोल एम्पायर भी अफगानिस्तान को इन्वेड कर लेता है। लाखों की तादाद में जेनोसाइड, शहरों को तबाह बर्बाद करना। मंगोल एम्पायर ने बड़े ब्रूटल टैक्टिक्स का यूज किया और अफगानिस्तान के कुछ बड़े शहर काबुल, कंधार, गजनवी पर अपना इन्वेजन कंटिन्यू रखा। गेंगिस खान के लिए दुनिया का कोई कोना दूर नहीं था। उसकी सेना हवा की तरह चलती और आग की तरह जलती थी। लेकिन जब उसने अफगानिस्तान में कदम रखा तो उसका सामना हुआ एक अलग ही दुश्मन से, एक ऐसे लोग जो हार से नहीं डरते और जो मिट्टी से जुड़े होते हैं। मंगोल सेनाओं ने कई शहर बर्बाद किए, बहुत सा नुकसान किया, लेकिन मंगोल एम्पायर के लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला। और छोटी हार के बाद भी अफगान लोग लड़ते रहे और उन्होंने मंगोल एम्पायर को बहुत हार्ड टाइम दिया। ईयर 1395 में तैमूर मंगोल एम्पायर को भी हरा देता है और सभी रीजन्स को इन्वेड कर लेता है और इसी के साथ मंगोल एम्पायर भी खत्म हो जाता है। ये एक मिसाल थी कि कैसे एक के बाद एक सल्तनतें अफगानिस्तान के इस ग्रेवयार्ड में दफन होती गई। मगर ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ईयर 1747 में अहमद शाह दुरानी काबुल और कंधार को कैप्चर कर लेता है और इस इन्वेजन के बाद बुनियाद रखी जाती है मॉडर्न डे अफगानिस्तान की। और इसी के साथ अफगानिस्तान में एक नया अंपायर बन जाता है, दुर्रानी अंपायर। इसके बाद आती है 19th सेंचुरी, जब ब्रिटिश अंपायर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। उन्होंने अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट बनाने का फैसला किया क्योंकि उन्हें डर था कि रशिया भारत तक न पहुंच जाए। 1839 में ब्रिटिश सेना ने काबुल पर कब्जा किया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती थी लोकल पॉलिटिक्स को समझने में असफलता। अफगान लोगों ने ब्रिटिश पपेट शासक शाह शुजा को कभी नहीं माने। 1842 में जब ब्रिटिश वापस गए, उनकी सेना पर काबुल से जलालाबाद के रास्ते में हमला हुआ, जिसमें ब्रिटिशर्स बुरी तरह हार गए। हमला इतना इंटेंस था कि पूरी आर्मी अपनी जान गंवा देती है और सिर्फ एक ब्रिटिशर ही बच पाता। ये था एक ऐतिहासिक सबक कि अफगानिस्तान में घुसना आसान है लेकिन निकलना नामुमकिन। इसी के चलते अफगानिस्तान के एक लंबे संघर्ष के बाद ईयर 1919 में अफगानिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन इन सब के बाद ईयर 1979 में कहानी में एंट्री होती है यूएसएसआर। यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में घुसकर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनाए रखने की कोशिश की। उनका सोचना था कि कुछ महीनों में तालिबान और उनके विरोधी खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये जंग बन गई 10 साल की एक खौफनाक बैटल। अफगान लोगों ने एक बार फिर गोरिल्ला वारफेयर का सहारा लिया। हर घाटी, पहाड़, जंग एक बैटल ग्राउंड बन गया। मुजाहिदीन फाइटर्स ने सोवियत हेलीकॉप्टर्स को गिराया, टैंक्स को उड़ाया और हर मोड़ पे विरोध दिखाया। अमेरिका ने ऑपरेशन साइक्लोन के तहत मुजाहिदीन को पैसा, हथियार और ट्रेनिंग दी। ये कोल्ड वॉर का एक मुख्य मोर्चा बन गया। जब 1989 में सोवियत सेना वापस गई तो दुनिया ने माना यूएसएसआर की हार का एक बड़ा कारण अमेरिका था। फिर साल आता है 1994। यहाँ फॉर्मेशन होती है तालिबान ऑर्गेनाइजेशन की। मुल्ला उमर, तालिबानी लीडर एंड फाउंडर ऑफ तालिबान। मुल्ला उमर के कमांड संभालते ही अफगानिस्तान में इस्लामिक सुन्नी लॉ इन्फोर्स कर दिया जाता है और इसी के चलते साल 2001 में 9/11 जैसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसके बाद यूएसए तालिबान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन डिसीजन लेता है। 2001 में जब 9/11 की घटना घटी तो दुनिया की सबसे ताकतवर सेना अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ दी। उनका लक्ष्य था तालिबान को खत्म करना और एक मजबूत डेमोक्रेटिक सिस्टम स्थापित करना। लेकिन अफगानिस्तान एक बार फिर से उसी लूप में फंस गया। विदेशी सेनाओं का आना, सरकार का बनना और अफगानियों का विरोध। तालिबान गायब नहीं हुआ, वो दोबारा उभरते रहे। 20 साल तक अमेरिका ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए, लाखों लोगों की जान गई, लेकिन 2021 में उन्हें वापस जाना पड़ा। ये था एक और साम्राज्य का पतन। अफगानिस्तान ने एक बार फिर दिखाया कि ये धरती कभी किसी की गुलाम नहीं बन सकती। तो दोस्तों, ये थी द हिस्ट्री ऑफ अफगान्स एंड द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। इतने ही रूलर्स ने इन्वेजन किया, बट हर किसी को हार कर लौटना पड़ा। This is all for today. Hope you guys liked the video. Please subscribe to our channel and share it with your friends and family.